नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के रामा राव ने विकास की आड़ में गरीबों, आदिवासियों और किसानों को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के बुलडोजर न केवल हैदराबाद में घरों को तबाह कर रहे हैं बल्कि सुदूर वन क्षेत्रों में आदिवासियों की आजीविका को भी नष्ट कर रहे हैं। रामा राव ने भदादरी कोटागुडेम जिले के बरगम पहाड़ मंडल में कोरसागुम्पु गाँव में आदिवासी कृषि भूमि के विनाश का विरोध करने आई महिलाओं पर हमले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर विनाश का सहारा ले रही है। उन्होंने इसे उन लोगों पर अमानवीय हमला बताया जो सालों से जमीन पर खेती कर रहे हैं। अपने 420 वादों को पूरा करने में असमर्थ कांग्रेस सरकार इसके बजाय घरों को डिमोलिश कर रही है, असहमति को चुप करा रही है और प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल रही है। उन्होंने सवाल करने की हिम्मत करने वालों पर क्रूर कार्रवाई की निंदा की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पिछली बीआरएस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 650 व्यक्तियों, जिनमें वो स्वयं, फिल्मी हस्तियां और उद्योगपति शामिल थे, उनके फोन टैप किए गए। उन्होंने एसआईटी से इन कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तत्कालीन मंत्री केटीआर के निर्देश में इन गतिविधियों का संचालन किया। गौड़ ने कहा कि साजिश में शामिल सभी लोगों को अनिवार्य रूप से जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के भीतर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कानूनविदों के एक समूह ने विवादास्पद फिल्म रजाकार को पुरस्कार देने के राज्य सरकार के फैसले की निंदा करने के लिए हाथ मिलाया। देश भर से विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 से ज्यादा व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इतिहास पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में रजाकार को दिए गए पुरस्कार को तत्काल वापस लेने की मांग की और पुरस्कार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र जाँच शुरू करने का आग्रह किया है। सीएम, सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक को संबोधित पत्र में उन्होंने फिल्म रजाकार को गद्दार तेलंगाना फिल्म पुरस्कार के तहत इतिहास पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अत्यधिक ध्रुवीकरण और प्रचार संचालित फिल्म बताते हुए पुरस्कार देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा निर्मित और प्रचारित ये फिल्म रजाकारों की आड़ में हैदराबादी मुसलमानों को तथा कथित हैदराबाद के मूक नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताकर इतिहास को विकृत करने का प्रयास करती है। इसका स्पष्ट इरादा समाज का ध्रुवीकरण करना और ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की आड़ में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि पहलगाम आतंकी हमले के चारों हत्यारे मारे नहीं जाते। ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो बहुत महंगा साबित होगा इस बार। ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय सशस्त्र बल चाहते तो पाकिस्तान की सभी 9 एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ रनवे को निशाना बनाया। ये उनके लिए एक संदेश था कि ये तो बस ट्रेलर था और उन्हें सावधान रहना चाहिए। हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और दुश्मन को मैसेज मिल गया है। यही वजह है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन कर सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है। एमआईएम नेता जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे इस्लामी देशों में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा झूठ फैलाता है, उनकी सेना ड्रामेबाजी करती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने प्रधानमंत्री को चीनी सेना की कई साल पुरानी ड्रिल की फर्जी तस्वीर दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने और अपने चुनावी वादों को लागू करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शासन को खोखली बयानबाजी तक सीमित कर दिया है। बीआरएस युग की योजनाओं और अपनी खुद की गारंटी दोनों को चुनावी घोषणा पत्र से हटा दिया गया है। एक्ट को संबोधित करते हुए हरीश राव ने बढ़िया किस्म के धान के लिए बोनस, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, एलपीजी गैस सब्सिडी और राजीव युवा विकासम के वादे को बंद करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई यादव और कुरुमा समुदायों के लिए भेड़ वितरण योजना भी बंद कर दी थी, जबकि कांग्रेस ने सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर इसे फिर से शुरू करने का वादा किया था। आज गांधी भवन में अपनी भेड़ें घुसाने वाले यादव और कुरुमा समुदाय के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा है कि ये बढ़ती अशांति का संकेत है। उन्होंने भेड़ वितरण योजना को लागू करने या कम से कम लाभार्थियों से इकट्ठा किए गए डिमांड ड्राफ्ट वापस करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कालेश्वरम परियोजना के संबंध में फैलाए जा रहे झूठे दावों की आलोचना की और भाजपा के रुख को दृढ़ता से दोहराया है। बंडी ने कालेश्वरम पर भाजपा की स्थिति में बदलाव या बीआरएस के साथ मिलीभगत पर सुझाव देने वाले दुर्भावनापूर्ण प्रचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा की स्थिति बहुत सीधी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना केसीआर परिवार के लिए एक एटीएम स्रोत बन गई है। उनके साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर बात की है। भाजपा की नीति इस परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की है। बंडी संजय ने आगे कहा कि भाजपा गिरगिट की तरह अपनी नीतियों को बदलने वाली पार्टी नहीं है। क्या आप सुझाव देंगे कि हमारे सम्मानित नेता मोदी जी 11 साल तक प्रधानमंत्री रहने और पारदर्शी शासन प्रदान करने के बाद केसीआर परिवार के बारे में आधारहीन दावे करेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अपने निर्णय का प्रयोग करें। आईएमडी हैदराबाद ने 26 जून तक तेलंगाना के अलग अलग जिलों में बारिश की उम्मीद जताई और लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार तक आंधी, बिजली, तूफान आदि की भविष्यवाणी की है। आईएमडी हैदराबाद ने राजधानी समेत तेलंगाना के सभी जिलों में तूफान की भविष्यवाणी की। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी, जो अपने सटीक मौसम पूर्वानुमानों के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक ताजा एलपीए बनने से शाम से आधी रात के दौरान पश्चिमोत्तर और पूर्वी तेलंगाना जिलों में छिटपुट मध्यम बारिश होगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की हैदराबाद शाम से रात के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के लिए अच्छी स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज शहर में बादल छाए रहेंगे। वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी को एक जानलेवा सड़क दुर्घटना में आरोपी बनाया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब पूर्व सीएम रेड्डी हाल ही में पलनाडु जिले के गांव जा रहे थे। इस दौरान रेड्डी की गाड़ी के पहिए के नीचे आने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। गुंटूर जिले के एसपी एस सतीश कुमार ने रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 18 जून को जगनमोहन रेड्डी 1 साल पहले आत्महत्या करने वाले वाईएसआरसीपी नेता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे थे। पूर्व सीएम का वाहन एतुकुरु बाईपास से गुजरा। इस दौरान पूर्व सीएम की गाड़ी से टकराने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी ने कहा कि विभिन्न सबूतों का विश्लेषण करने के बाद ये पाया गया है कि मृतक जगनमोहन रेड्डी की गाड़ी के पहिए के नीचे देखा गया था। तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने का सुझाव देकर विवाद खड़ा करने के एक दिन बाद भाजपा के नेता और पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य एन शिवराजन ने स्पष्ट किया है कि उनका बयान एक निजी राय थी और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। शिवराजन ने कहा है कि भगवा ध्वज का सदियों पुराना समृद्ध इतिहास है। ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज नहीं है, ये भारत की संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा है कि भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए पहले भी कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुरोध किया गया है। पलक्कड़ नगर पालिका के भाजपा पार्षद ने कहा है कि अब ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो उचित निर्णय ले। मेरा मानना है कि करोड़ों भारतीय इसी भावना को साझा करते हैं। विवाद के बीच शिवराजन ने अपनी मांग दोहराई कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तिरंगे से मिलते जुलते झंडों का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, तमिल महिला कांग्रेस और कई अन्य दल राष्ट्रीय ध्वज जैसे दिखने वाले झंडे का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की अलग पहचान धुंधली हो जाती है। यूडीएफ उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव जीत हासिल की है। कांग्रेस विधायक चांडी ओमान ने कहा है कि पूरी पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जीत के लिए लड़ाई लड़ी और हमने 9 साल बाद ये जीत हासिल की है। ये आर्यदान मोहम्मद की सीट थी। अब उनके बेटे 9 साल बाद सीपीआईएम से सीट वापस ले लिए हैं। ये केरल में लोगों की भावनाओं को दर्शाता है, जहाँ अगले साल चुनाव होने वाले हैं। हमें यकीन है कि यूडीएफ अगले साल सत्ता में आ रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और अगले साल इस समय तक हमारे पास कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने कहा है कि यह जीत वास्तव में राज्य सरकार के खिलाफ है। मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता विरोधी लहर है। पिछले सालों से नीलांबुर राज्य सरकार की अपेक्षा का शिकार हो रहा है। ये जीत वाम सरकार के खिलाफ है। केरल के लोग पीड़ित हैं और ये उनकी भावना का प्रतिबिंब है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।